ये वहाँ भी मैं आपको बताना चाहता हूँ 2023 का एक आंकड़ा है कि अजय भट्ट जी ने 17 करोड़ में से मात्र 8 करोड़ 2 लाख रुपए ही अपनी लोकसभा। जनता उनके कार्यकाल में हमेशा खुश रही है, इसलिए उनको ना कुछ सांसद जी ने क्षेत्र के लिए किया, मैं कहूँगा ऊँट के मुंह में जीरा। उससे कहीं ज़्यादा जसपुर को भाजपा के नेताओं ने और सम्मानित सांसद जी ने स्वागत द्वार बनाने का काम किया। उससे ज़्यादा बार हमारे जसपुर से इन्होंने स्वागत कराया। उसके हिसाब से जसपुर के लिए कोई उत्तराखंड तक की चुनावी यात्रा आ पहुंची है जसपुर, जो कि नैनीताल ऊधम सिंह नगर जो लोकसभा क्षेत्र है, जो अजय भट्ट की ये सीट है, उसके अंतर्गत जसपुर विधानसभा क्षेत्र है। तो आज हम यहाँ की जो आम जनता है उनसे हम जानेंगे कि अपने सांसद के कामकाज को लेकर वो कितना जानते हैं और कितने उनके काम से खुश हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर बीजेपी के समर्थक हैं और जो कांग्रेस के समर्थक हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि अपने जो इनके सांसद हैं उनके कामकाज को लेकर क्या कुछ इनका कहना है। तो आइए सबसे पहले हम बीजेपी से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सर, आप बताइए, आपके सांसद को जो है जनता अगर वोट करे तो क्यों करे, कौन से काम किए उन्होंने? भारतीय जनता पार्टी के अपने नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा के हमारे सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी एक बहुत पहले से अपने प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, यहाँ विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं और हर किसी परिप्रेक्ष्य में उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। जनता उनके कार्यकाल में हमेशा खुश रही है, इसलिए उनको बार बार बनाती भी है और इसी को देखते हुए उनको जो सम्मान दिया गया है कि वो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं, वो उनके काम के ऊपर ही दिया गया है। काम के ऊपर दिया गया, ठीक है। आप क्या बताना चाहेंगे कि किन मुद्दों पर या किन कामों पर जो है जनता आपके सांसद को वोट करे? ऐसा है ना, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, बीजेपी की कार्यशैली ही काम करने की रही है, ऐसे ही हमारे नेता अजय भट्ट जी हैं। लगातार अपने प्रयास से पूरे क्षेत्र को सरकारी योजनाओं का लाभ देते रहे हैं। मैं जसपुर की बात दूं तो जसपुर में उन्होंने अपने निधि से एक अल्ट्रासाउंड मशीन दी है और एक रेडियो स्टेशन यहाँ आ रहा है, उसके लिए उन्होंने प्रयास शुरू कर दिया है कि यहाँ एक रेडियो स्टेशन भी बनेगा। आप बताइए, क्या मतलब क्या कुछ काम यहाँ पर जसपुर के लिए सांसद ने किए हैं? सांसद का काम है जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं क्षेत्र तक पहुंचाना। कांग्रेस की सरकार में यहाँ पर बहुत समय से 4 लाइन रुका हुआ था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है 4 लाइन एकदम बन गया है और लगभग पूरा होने वाला है सितारगंज से देहरादून तक। ठीक है, 4 लेन का काम हो रहा है। आप और बताइए, फिर मैं कांग्रेस के पास आऊंगी। अभी हमारे सांसद जी ने अभी वर्तमान में ही 2-4 दिन पहले की बात है, जो एक ट्रेन हमारे उत्तराखंड से कोई पंजाब जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं थी, जो कि अभी अमृतसर जाया करेगी हमारी। और ये भी हमारे उत्तराखंड के लिए एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि पंजाब के अंदर हमारा जो क्षेत्र है मिनी पंजाब कहलाता है। उसकी वजह से हमारे जो यहाँ से जितने भी जाने वाले थे, हमारे जो गुरुजी का अपना बड़ा गुरुद्वारा कहलाता है स्वर्ण मंदिर, तो वहाँ पे हमारे यहाँ से बहुत लोग जाते हैं। उसका फायदा हमारे क्षेत्र को पहुँचेगा, इसलिए अजय भट्ट जी को हम समर्थन करते हैं। ठीक है, वापस आएंगे बीजेपी के पास। थोड़ा कांग्रेस से यहाँ पर पूछ लेते हैं, आपसे शुरुआत करते हैं। जिस तरह से बीजेपी के समर्थक बता रहे हैं कि भैया सांसद ने काम किया है, ये पंजाब तक का जो अमृतसर तक की ट्रेन की बात कर रहे हैं, 4 लेन रोड की उन्होंने बात कही, आप इससे सहमत हैं? मैं हमारे जो ये विष्णु जी हमारे वरिष्ठ नेता बीजेपी के, इनके कहने के अनुसार जो इन्होंने ट्रेन का इन्होंने बताया है, मैं उसके ऊपर कहना चाहूँगा कि ये ट्रेन 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने चालू की थी। तब ये हफ्ते में एक दिन लाल कुआं से अमृतसर और अमृतसर से लाल कुआं आती थी, जो कि 2015 में बंद की गई थी। ये उसी ट्रेन को दोबारा शुरू करा गया है, अब अपना नाम गिनवाया जा रहा है। ये तो कह रहे हैं उसी ट्रेन को दोबारा शुरू किया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे माननीय अजय भट्ट जी ने लोकसभा में ये प्रश्न रखा था, मोदी जी के आगे अपना ये क्वेश्चन रखा था कि हमारे यहाँ से ट्रेन चालू की जाए। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। आप थोड़ा सा बताइए, आप जैसे इस तरह के कह रहे हैं कि जो घोषणाएं होती हैं केंद्र सरकार की वो लागू करवाना, यहाँ पे आगे बढ़ाना सांसद का काम है, तो वो घोषणाएं जो हैं, जो योजनाएं हैं, यहाँ पर दिख रही हैं? मैं इसमें जनता के नज़र से कहना चाहूँगा, हमारे जो भाजपा के मित्र कह रहे हैं, तो पार्टी कार्यकर्ता अपनी पार्टी की बड़ाई करता है। जितना कुछ सांसद जी ने क्षेत्र के लिए किया, मैं कहूँगा ऊँट के मुंह में जीरा। उससे कहीं ज़्यादा जसपुर को भाजपा के नेताओं ने और सम्मानित सांसद जी ने स्वागत द्वार बनाने का काम किया। उससे ज़्यादा बार हमारे जसपुर से इन्होंने स्वागत कराया। उसके हिसाब से जसपुर के लिए कोई विकास नहीं कर पाए। कोई विकास नहीं, आप बताइए। और अभी इन्होंने कहा कि अपना
मतलब बहुत उन्होंने धनराशि यहाँ दी है वहाँ दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2023 का एक आंकड़ा है कि अजय भट्ट जी ने 17 करोड़ में से मात्र 8 करोड़ 2 लाख रुपए ही अपनी लोकसभा सीट को दिए हैं। सोचिए, जो नेता 40% धनराशि केवल अपनी जनता में दे रहा है तो वो कितना विकास पुरुष होगा, ये जनता खुद जानती है। और दूसरी बात, हमारे भाजपा जी के जो साथी हैं, इन्होंने कहा कि केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। आप केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं और आप अंकिता भंडारी को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। इस प्रदेश का निर्माण क्यों हुआ था? यहाँ के जो पहाड़ के लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए हुआ था। एक भाजपा के नेता के बेटे के द्वारा उसकी हत्या की जाती है और ये कह रहे हैं कि ये रक्षा मंत्री हैं उसी उत्तराखंड के। किससे बेटी बचाएं? भाजपा के नेताओं से बेटी बचाएं या अपराधियों से बेटी बचाएं? मुझे तो लग रहा है कि अपराधियों से बड़े अपराधी भाजपा के नेता हो रहे हैं। थोड़ा जनता से यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। जनता भैया हाथ उठा दे, कौन कौन है यहाँ पे जो आम जनता? थोड़ा सा बोले, जागरूक नागरिक हैं आप लोग तो अपनी बात रखनी चाहिए। आप लोगों को अभी थोड़े दिन बाद वोट करना है तो पता तो होना चाहिए किससे आप लोग वोट कर रहे हैं। थोड़ा सा बताइए, सांसद कौन है आपके? आइए, अरे बोलिए बोलिए, आपके सांसद कौन है? नैनीताल उधम सिंह अजय भट्ट जी। अजय भट्ट जी आपके क्षेत्र में आते हैं वो? हाँ, 1-2 बार देखे मैंने। देखे हैं। यहाँ पे जसपुर में कोई दिक्कत वगैरह आपको जो लगती हो कि ठीक होनी चाहिए? मैम, अगर बात करी जाए तो यहाँ तो फिलहाल जो विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं और उसके अनुसार तो मुझे यहाँ कोई काम नहीं दिखता, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से हूँ वो निवाड़ मंडी गाँव है और वो उसी गाँव के विधायक है और हमारे गाँव में कोई काम नहीं है। आप जाके देख सकते हैं। मतलब काम की बात करें ना तो काम उनके तरफ से कोई नहीं है। अगर शहरों में करा दिया तो वो बात अलग है, पर गाँव के लिए कोई नहीं है। अभी बीच में घर भी टूटे थे लेकिन उनका कोई सहयोग नहीं रहता उसमें। ऐसी कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ पर किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चंगा। तो देखिए, जनता को तो ज्यादा कुछ खास दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति जो कह रहे हैं उनके गांव में जो है इस तरह की चीजें। थोड़ा सा और बताइए, आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि मतलब आपके जो सांसद हैं यहाँ के वो क्या मतलब मंत्री भी हैं, टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं, रक्षा राज्य मंत्री हैं, तो उसके लिहाज से फ्रूटफुल हुए हैं? क्योंकि उत्तराखंड जो है टूरिज्म की दृष्टि से काफी अहम है ये राज्य अपना, तो कुछ उन्होंने टूरिज्म मिनिस्टर होने के नाते कुछ यहाँ किया हो? देखिए, ये तो आप खुद ही जान लीजिएगा कि विकास दर 2014 से पहले क्या थी और अब क्या है, उसमें टूरिज्म का कितना पार्ट था, अब क्या पार्ट है, ये तो आप आंकड़ा खुद जान सकती हैं। रही सांसद महोदय की बात, 4 साल तक तो जसपुर वासी उनको ढूंढते रहे कि हमारा सांसद कौन है, सिर्फ नाम ही जानते थे। अब जैसे चुनावी वर्ष आया है तो उनकी थोड़ी सी एक्टिविटीज़ थोड़ी सी यहाँ पे देखने को मिली है। इतना बड़ा नाम केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री, टूरिज्म मंत्री, उसके सापेक्ष उनके द्वारा किया गया कार्य वो ही है जो हमारे मित्र ने बताया कि थे ऊँट के मुंह में जीरा। रही निवार मंडी की बात, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण को चिन्हित करके उसको हटाया गया है, तो उसमें माननीय विधायक जी क्या सहयोग कर पाते हैं। दूसरी बात, माननीय विधायक जी सिर्फ विधायक निधि के ऊपर निर्भर हैं, चूँकि बीजेपी की सरकार है राज्य में, उस कारण इतनी अपेक्षा इस जसपुर विधानसभा की होती है कांग्रेस का विधायक होने के नाते। फिर भी हमारे विधायक, हम उनको बहुत सांसद को लेके हमारा कार्यक्रम, तो मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ, जो जनता की तरफ से प्रश्न आया था उनकी तरफ से जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि उस पहल उधर से हुई है। फिर भी हमारे विधायक, हम उनकी तारीफ करते हैं और सराहनीय उनका कार्य है कि उन्होंने बहुत सीमित संसाधन में शहर को एक विकास की पटरी पर दुड़ा रखा है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, उसके बावजूद उन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि भैया जो सांसद हैं वो अभी चुनाव है तो आखिरी टाइम पे दिख रहे हैं, पहले नहीं दिखाई देते। ऐसा मैडम, हमारे भाई अभी मित्र ये कह रहे थे कि यहाँ पर कांग्रेस के विधायक है और जो है वहाँ से सरकार अपेक्षा करती है, ऐसा कुछ नहीं है। केंद्रीय योजनाएं जितनी भी हैं वो हमारे माननीय मोदी जी के द्वारा जो हमारे विधानसभा में दी जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो भाजपा वाले को दी जा रही है, उसमें चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, बसपा का हो, सपा का हो। हमारे आवास योजना है, आप जाके देख लीजिएगा, आवास योजना में सबसे ज्यादा विपक्ष को फायदा पहुंचा। ऐसा नहीं है कि मुंह देख के योजनाएं दी जा रही है, या स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय बने, उज्ज्वला गैस योजना है, जितनी भी योजनाएं हैं वो सबको दे रहे हैं। हमारे मोदी जी मुंह देख के कोई मतलब योजनाओं का फायदा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आपका क्या कहना है? जो आरोप ये लग रहे हैं कि भैया सांसद यहाँ पे पहले नहीं दिखाई देते थे, अभी बस चुनाव का टाइम इसलिए दिखाई दे रहा। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। सांसद समय समय पर अपने प्रोग्राम के निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार आए हैं
और उन्होंने क्षेत्र की जनता से उनकी समस्याओं को भी सुना है और उनको पूरा करने की कोशिश भी की है। इनका कहना ही गलत है। ये कहना ही गलत है। तो भैया सांसद जो है पहले भी आते रहे हैं, ये कह रहे हैं, आप मानते हैं? मैं उसी पर थोड़ा कहना चाहूँगा कि अभी आपने एक आम जनता के से पूछा था और उनका जवाब था कि हाँ देखे हैं 1-2 बार। अब वो मैं बताता हूँ 2 बार कब आए। एक बार जब वो केंद्रीय मंत्री बने तब वो पूरे हजूम के साथ अपने स्वागत कार्यक्रम के लिए यहाँ आए थे। तब 2021 में किसान आंदोलन चल रहा था, उसमें किसानों ने भी बहुत तगड़ा विरोध किया था उनका। एक बार वो तब आए थे, दूसरी बार अभी पिछले महीने आए हैं क्योंकि अब चुनाव आ गया है। आम जनता ने 2 बार देखा है, 2 बार इसलिए आए हैं, वरना किसी काम के लिए हमने तो उनको जसपुर विधानसभा में देखा नहीं है। ठीक है, आप कुछ कह रहे हैं? मैं हमारे बड़े भाई उनके लिए कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो भाजपा और कांग्रेस देखकर नहीं मिल रही। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आप मीडिया के साथ ही, पिछले कार्यकाल में श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जब उत्तराखंड में भाजपा की सरकार थी तो एक न्यूज आई थी, वो हम लोगों ने पढ़ी और हमने उसका विरोध भी किया था कि उसमें कहा गया था भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनके खातों में 10-10 करोड़ रुपए अलग से डाले जाएंगे जो विकास कार्य किए जा सके। तो पार्टिकुलर भाजपा के विधायकों के, जबकि कांग्रेस के लगभग 10 विधायक कुल थे उस टाइम पे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भेदभाव नहीं किया जा रहा? क्लियर कट उन्होंने 10-10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा अपने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के खातों में डाले कि वो अपने क्षेत्रों में विकास कर सके। आप थोड़ा सा बताइए कि इस क्षेत्र में क्या कुछ आपको ऐसा लगता है कि सांसद की तरफ से कोई काम होना चाहिए था या नहीं हुआ, इस तरह से कुछ है? यहाँ तो बहुत काम होने चाहिए थे। जब से उत्तराखंड बना, ना यहाँ तहसील है ना कोर्ट है। और आप मैम यहाँ खड़े होकर के देख लीजिए, रोडवेज वाला बिल्कुल 1 मिनट के लिए रोडवेज रोकने को तैयार नहीं है। 1-1 घंटा इंतजार करता है इंसान, लेकिन उसके बावजूद भी रोडवेज वाला नहीं रोकेगा। खाली गाड़ी ले जाएगा लेकिन रोडवेज वाला रोडवेज नहीं रोकेगा। आप कुछ कहेंगे इस पर? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अभी जो सत्ता पक्ष में पार्टी है उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारे कार्यकाल में, हमारे सांसद जी का कार्यकाल में और हमारी पार्टी का कार्यकाल में NH द्वारा जो है 4 लाइन बनाई गई। इतनी खूबसूरत 4 लाइन देने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिसके पुल 1-1 साल भी नहीं टिक पा रहे हैं। बरसात आती है तो पुल टूट जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं, तो मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा, धामी सरकार द्वारा और सांसद महोदय द्वारा जो ये अतिक्रमण की तरफ एक ग्राफ दिखाया जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ ले जाया जा रहा है अतिक्रमण को, तो उससे हट के भी कई चीज़ें हैं जिन पे बात करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। रोज़गार का मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं। सिर्फ अतिक्रमण द्वारा सरकार का वापस जाकर ही कुछ नहीं मिल सकता। यहाँ पर देखिए, ये कांग्रेस समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो है जो पुल होते हैं 1 साल भी नहीं टिकते हैं जो यहाँ पे बनते हैं। इस पे कोई जवाब कौन देगा? नहीं, मेरे साथी बता रहे हैं, मुझे एक पुल का नाम तो बताएं, कौन सा पुल टूटा है? कौन सा पुल टूटा है? हाँ। जैसा कि अभी हमारे बीजेपी के साथियों ने बताया था कि बीजेपी के कार्यकाल में, इन्होंने खुद बताया कि बीजेपी कार्यकाल में हमारे 4 लेन का निर्माण हुआ, सारगंज से लेकर नगीना तक का। इसी 4 लेन में काशीपुर में ढेला पुल पर, जो अभी 1 साल पहले इस रोड का उद्घाटन हुआ है, अभी पिछली बरसात में ढेला पुल पर सड़क बह गई, और वो भी कोई छोटी सड़क नहीं, 4 लेन की सड़क बही है। ढेला पुल पे सड़क भई है। ढेला पुल के क्या हाल है? मैडम ऐसा है ना, ये आपदा में किसी को कुछ नहीं कहा सकता। आपने एक आपदा देखी थी, केदारनाथ में आई थी, सब कुछ बहा के ले गई। ये एक आपदा का मुद्दा है। नदी के किनारे आपदा आई थी, नदी पानी ज़्यादा आया तो कुछ हिस्सा उसका क्षतिग्रस्त हो गया था, जो पुनः ही एकदम उसको निर्माण कर दिया गया। और जैसे मेरे साथी अभी कह रहे थे कि सांसद जी के 2-3 इनको राउंड तो इन्होंने गिना दिया, इस समय। मेरे साथी को ये भी पता होना चाहिए कि जब अल्ट्रासाउंड की मशीन का उन्होंने यहाँ दिया था तब भी आए थे। उसके बाद भी कई बार इन्होंने यहाँ विकास योजनाओं का डाम के अंदर शिलान्यास भी करा है, और उनका जो है लगातार काम भी चल रहा है इस पर। और यहाँ पे थोड़ा सा बताइए, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या स्थिति है? स्वास्थ्य के संबंध में मैं धन्यवाद करता हूँ आदित्य भट्ट जी का कि उन्होंने अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ दी। अब इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि राज्य सरकार कितनी सजग है कि एक सांसद को अपनी सांसद निधि से अल्ट्रासाउंड मशीन रखवानी पड़ रही है अस्पताल में। ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की होनी चाहिए थी। अब ये देखिए राज्य सरकार कितनी ध्यान देती है स्वास्थ्य की ओर कि उसको एक सांसद निधि से एक अल्ट्रासाउंड मशीन रखी जा रही है और राज्य सरकार का ध्यान नहीं। दूसरी, हमारे सुधीर भाई ने एक बात कही थी कि मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना में है, उज्ज्वला योजना में है। ये योजना नहीं है, ये सिर्फ नाम बदली गई है। मनमोहन सिंह साहब के टाइम में IDSMT के अंतर्गत जो है गरीबों के मकान बनाए गए थे और उनकी ये धनराशि उन्हीं को दी जाती थी, वो अपनी इच्छा से मकान बनाते थे। उसी योजना का नाम बदल कर अब ये योजना दी जा रही है। ना पहले भेदभाव हुआ, तो अब तो भेदभाव का प्रश्न नहीं है।
जो माननीय हमारे मित्र कह रहे हैं, इनके पिताजी उस टाइम चेयरमैन थे जो ISMT योजना के अंतर्गत जो अपने पूर्व मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा आई थी, वो उन मकानों को आज तक पब्लिक को दिया नहीं गया। ऐसी योजना आई थी वो, आज अब खंडर के रूप में खड़े हुए हैं। भाई साहब के हमारे पिताजी चेयरमैन थे, वो लगभग 100 कुछ मकान है जो उनकी स्थिति है, गवर्नमेंट बार बार पैसे देती है, अब वो ऐसे कैसे खड़े हैं। ऐसी योजना आई। मैं शिक्षा और स्वास्थ्य की मैं बात कर रही थी, मुझे शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कौन बताएगा? स्वास्थ्य का तो मैम, स्वास्थ्य के बारे में एक बात ये कहना चाहूँगा, हमारे जसपुर में एक अस्पताल है जो कांग्रेस की देन है, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। आज भी वो सरकार पहले जैसी हालत में, प्रॉपरली डॉक्टर नहीं है। और जसपुर का जो सरकारी अस्पताल है आज भी वो सिर्फ एक रेफर सेंटर मात्र है, ओनली रेफर सेंटर। तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि हमारे उत्तराखंड का ये आदमी केंद्रीय मंत्री भी है, सांसद भी है, और भी बहुत सारे पदों पे, हमारे बड़े बड़े पदों पे, जैसे कि मुख्य सुरक्षा सलाहकार भी उत्तराखंड से हैं। उसके बाद भी हमें जसपुर को जो है सिर्फ एक रेफर सेंटर मिला हुआ है। इससे ज़्यादा और बुरा क्या हो सकता है जसपुर के लिए? ठीक है, आप कुछ कहेंगे इसको? हाँ, बस रेफर सेंटर ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं दिलशाद भाई। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? भाई, ये रेफर सेंटर इन्होंने जो बताया है, हर विभाग का एक स्पेशलिस्ट होता है। तो जसपुर की जो जनता है वो मतलब उन स्पेशलिस्ट का उनको जो लाभ मिलना चाहिए, जो इस हॉस्पिटल में होने चाहिए, वो नहीं है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आते हैं, MBBS हैं, MD MS नहीं है। अच्छा। तो आप सोचिए, जब स्पेशलिस्ट नहीं होंगे तो जनता कहाँ जाएगी? जनता यहाँ से हल्द्वानी जाएगी। देखिए, 100 किलोमीटर दूर जाएगी, अपने को लेकर इतनी दूर भागेगी। जी, इस पर जवाब ले लेते हैं। MD MS है भी तो उससे पूरा हॉस्पिटल नहीं चलता है। ये खुद डॉक्टर साहब हैं, थोड़ी देर पहले मिले थे। जो बात कह रहे हैं, यहाँ पर गायनिकोलॉजिस्ट भी हैं, MS गायनी है, और यहाँ पर पीडियाट्रिशियन भी हैं, और यहाँ पर 2 सर्जन भी हैं, और यहाँ पर 3 MBBS डॉक्टर भी हैं, और इसमें अपनी गायनी डिपार्टमेंट में 3 महिला डॉक्टर और भी हैं। लेकिन समस्या क्या है कि जब यहाँ पे जाते हैं, लेकिन जनता कहने को चाहती है कि जनता मुझे लाभ अच्छे से अच्छा मिले, डॉक्टर देखने के लिए मना नहीं करते, डॉक्टर तैनात बैठे हुए हैं, लेकिन जनता जो है खुद नहीं चाहती कि हम यहाँ दिखाएं। जो जाते हैं डॉक्टर बैठे हैं, अपने टाइम से बैठते हैं और देखते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम कुछ और उत्तराखंड के मुद्दों पर बात कर लेते हैं। शिक्षा पे आप थोड़ा सा बताएं। शिक्षा पे मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र जो है, वो एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। और शायद बदकिस्मती है कि यहाँ 1.5-2 साल होने चल दिए ना, यहाँ तो शिक्षा विभाग में उप शिक्षा अधिकारी है खंड कार्यालय में, ना खंड शिक्षा अधिकारी है। दूसरा सत्र ख़त्म होने जा रहा, बिना उन 2 अधिकारियों के ये अपना विभाग चल रहा है। इतनी अच्छी हमारी राज्य की सरकार है कि जो आज तक यहाँ अधिकारी भेजने को तैयार नहीं। अभी काशीपुर के अधिकारी थे, उनका भी प्रमोशन हो गया, काशीपुर भी खाली हो चुका, उन्हीं के पास यहाँ चार्ज था, फिर भी उसके बाद अभी तक यहाँ कोई नहीं आया है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हाल ही में यहाँ पर आपके जो बनभूलपुरा हल्द्वानी, वहाँ पर हल्द्वानी हिंसा जो हुई है, उस घटना को लेकर, ये जो घटना हुई है पहली बार देवभूमि इस तरह की घटना से दहली है, तो इस सब को लेकर आपके व्यूज़ में एक करके यहाँ से लेना चाहूँगी, आप बताएं। देखिए मैम, किसी भी आप समुदाय को, मैं मानता हूं कि अगर वहाँ की पुलिस वहाँ के मौजूदा लोगों से, जितने भी वहाँ मौलाना हैं या किसी भी प्रकार जो उस समाज के बड़े लोग थे, उनसे जाके सामंजस्य से बैठा के उस कार्रवाई को करती, तो मैं मानता हूं कि वो समाज इनका साथ देता। लेकिन आप किसी की भावनाओं को आहत करेंगे और किसी प्रकार का उनके ऊपर जोर जबरदस्ती करेंगे, उनके साथ बदतमीजी करेंगे, तो देखिए मैं मानता हूं जो घटना हुई है वो बहुत दुखद है। उसमें दोनों ही तरफ से जान माल का नुकसान हुआ है। ऐसी घटना केवल बीजेपी के लोग जानबूझ के करवाते हैं, जिससे वो आने वाला लोकसभा के चुनाव को प्रभावित कर सकें। तो एक समाज को बदनाम करके मसले का हल निकाला जा सकता था, बातचीत से मसले का हल निकाला जा सकता था। मैडम, बड़े से बड़े मसले बैठकर हल हो जाते हैं, लेकिन एक समाज की छवि को धूमिल करने के लिए, पूरे देश में एक समाज को बदनाम करने के लिए ये पूरा एक षड्यंत्र रचा गया है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, और भी व्यूज लेते हैं। आपका क्या कहना है, जब 8 फरवरी की शामी घटना आपने सुनी कि वहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो किस तरह के व्यूज आपके माइंड में आ रहे थे, क्या चल रहा था उस वक्त इस घटना को लेकर? मैम, कहानी ये थी कि न्यायालय में ये विचाराधीन था, उस न्यायालय की तारीख का डिसीजन देखना चाहिए था। जो भी न्यायालय करता उस पर सब लोग एग्री होते,
मतलब वो कोर्ट में मैटर था तो पहले उसका सुनना चाहिए था। आपका क्या कहना है इस पर? मैं यही कहूँगा कि 8 फरवरी को लगभग 2 बजे की ये जज की टिप्पणी है कि उन्होंने अगली 14 तारीख दे दी गई। तो प्रशासन को ऐसी क्या जल्दी थी कि उन्होंने ना तो वहाँ के जो जिम्मेदार लोग थे, धर्मगुरु हो सकते थे या जो सामाजिक और लोग होते हैं, उनके साथ बात करके कम से कम एक रास्ता निकालते और तब तरीके से करते। और फिर 14 तारीख भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी, कम से कम कोर्ट के फैसले का भी एक इंतजार करना चाहिए था। तो मैं तो इसमें ये कहूँगा ये या तो प्रशासन की जल्दी है या गाँव को खुश करने के लिए करी गई मेहनत है, जिसके परिणाम स्वरूप ये गलत तरह का परिणाम आया, जिसमें हमारे प्रशासनिक हो या जनता हो दोनों को नुकसान हुआ। हमें दोनों का दुख है कि गलत हुआ, जो हुआ वो गलत है। अच्छा, लेकिन कहना है कि देखिए जल्दबाजी हुई है। हाँ। मैं एक चीज ये कहूँगा, इसमें गवर्नमेंट का और प्रशासन दोनों का मिसमैनेजमेंट। और हमें दोनों का दुख है, जो पुलिस के साथ हुआ उसका भी दुख है और जो वहाँ की जनता के साथ हुआ उसका भी दुख है। और जब कार्यवाही शाम तक अच्छे से चलती रही तो ऐसा क्या हुआ कि शाम तक वहाँ के लोगों ने जो है पुलिस का साथ दिया? ऐसा क्या हुआ कि शाम तक होने तक ही जो इतना बड़ा बंडर खड़ा हो गया? कि ऐसा क्या हुआ? ये तो जांच का विषय है। बस यही कोर्ट का आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ा इनको। आदेश का इंतजार करना चाहिए था। करना चाहिए। आपका क्या व्यू? देखिए मैडम, मैं अपना विचार ये रखना चाहता हूँ कि अतिक्रमण या नाजायज कुछ भी हो, अगर कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट का कोई आदेश आया है और कोई दूसरा पक्ष उसके अपील में गया है, उसका इंतजार करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक बार हमारा अतिक्रमण जसपुर में हुआ था सड़क चौड़ी को लेकर। हमारा मेन सड़क पर हमारा गुरुद्वारा है, हमारे गुरुद्वारे कमेटी को प्रशासन ने बुलाया, उन्होंने चिन्हित किया गया इतना एरिया गुरुद्वारे का सड़क में आ रहा है। कमेटी हमारी मीटिंग हुई, मीटिंग में कहा कि जो आ रहा है वो टूटना चाहिए और बड़े प्यार से आपसी समझौते में वो उतनी चीज तोड़वाई गई, तो वो तोड़वाया गया और कोई बवाल नहीं हुआ। लेकिन यहाँ हल्द्वानी वाले मैटर में सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करके चुनावी फंडा, क्योंकि ये जो भी ये जितने काम होते हैं हमेशा तब होते हैं जब चुनाव नजदीक होता है। चुनावी फंड आप इससे कह रहे हैं, आप इससे कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, बनभूलपुरा को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए 30 दिन का नोटिस दिया गया था, 20वें दिन ये कार्रवाई कर दी गई। मस्जिद भी खाली थी, मदरसा भी खाली था, उस पर कोई नमाज नहीं हो रही थी, पढ़ाई नहीं हो रही थी। अगर इनको अतिक्रमण को अगर हटाना भी था तो वेल मैनेजमेंट के साथ में इनकी जो है LIU क्या कर रही थी, विजिलेंस क्या कर रही थी, उनको क्या खबर नहीं थी क्या क्या कोई घटना होने वाली है? जैसा हमारे भाई ने कहा कि शाम तक मस्जिद और मदरसे को अतिक्रमण के नाम पर इन्होंने हटाया, जब तक कोई विवाद नहीं हुआ। ऐसा अचानक क्या हुआ कि जो विवाद हो गया? ये एक पूर्ण सुनियोजित ढंग से जो है ये इनको करना था और ये कर चुके। और हमें खेद है, पुलिसकर्मी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, कर्मचारी हो या जनता हो, जिसके साथ भी बुरा हुआ हम उसका दुख है। दूसरा, एक अधिकारी 15 साल से हल्द्वानी में ही चक्कर काट रहा है, कभी किसी पद पर, कभी किसी पद पर, कभी किसी पद पर। आप एक वीडियो देखेंगे, एक गुंडे की शैली और उसकी शैली में कोई अंतर नहीं है, जो इस पूरी घटना को अपने आकाओं को खुश करने के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। 15 साल से वो हल्द्वानी में ही है, कभी किसी पद पर है, कभी किसी पद पर है। किसकी बात कर रहे हैं आप? देखिए, आप खुद समझदार हैं, जान सकती हैं। हम तो ये भी कहते हैं जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। हम इस पक्ष में भी हैं। आप इस घटना को कैसे देखते हैं? बेहद दुखद घटना है और उत्तराखंड में पहली बार इस तरह की ये घटना हुई है और इसमें सबसे बड़ी प्रशासन की चूक है। मैं यही कहना, प्रशासन की चूक आप मानते हैं। ये बीजेपी सपोर्टर जो है, आप लोगों से भी जानना चाहेंगे इस घटना को लेकर आपके क्या व्यूज हैं? देखिए, ये मैं ये बात अपनी संवेदनाओं के साथ कहूँगा कि जो हुआ, उत्तराखंड की इतनी शांत वादियाँ हैं, इतना शांत उत्तराखंड का माहौल है और जिस तरह की घटना घटी है ये गलत है। लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि आखिर ये हुआ क्यों। 2007 में माननीय कोर्ट का निर्णय था, जो सीधे सीधे वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उनको आदेश था कि भाई इस पे कार्रवाई की जाए, और उन्होंने उस अपने माननीय कोर्ट का ही संज्ञान लेते हुए और ये कार्रवाई की है। और लिखित में जो हमारे वहाँ के मौलवी साहब हैं या और उलेमा हैं या और हमारे और जो गुरु होते हैं अपने अपने समाज के, उनको लिखित में ये दिया गया था कि भाई इस पर माननीय कोर्ट का निर्णय आ गया है और आप इसमें जो है हमारी सहायता करें। लेकिन जब वहाँ अतिक्रमण करने गए तो हमने सबने अलग अलग वीडियो में, क्लिप में देखा कि भाई किस तरह से उन्होंने पुलिस के साथ बर्बरता की और पत्थरबाजी हुई और जिस तरह का हुआ। तो ये कुल मिला के माननीय कोर्ट के निर्णय पे ही हुआ है, और लेकिन निसंदेह ये गलत घटना है दोनों ओर से। इससे पहले 2007 में हाईकोर्ट का मतलब ऑर्डर आ गया था, जिलाधिकारी सब कर सकते हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं? मैडम, जो भी हुआ सही हुआ और ऐसा ही होना चाहिए। जो भी सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करेगा, सरकार अपना अधिकार ले लेगी। सरकार की ज़मीन है, वो लेना जानती है। और हमारे मित्र कह रहे हैं कि शाम को अचानक ऐसा क्या हुआ? शाम को अंधेरे का फ़ायदा उठाकर पुलिस वालों पर हमला किया गया है वहाँ, और कुछ नहीं है। जब कोर्ट का आदेश आ चुका था तो जगह खाली कर देनी चाहिए थी
और आपत्ति किस बात की थी? जब कोर्ट ने आदेश दे दिया तो फिर आपत्ति थी किस बात की? पत्थरबाजी क्यों हुई? क्यों हमला करा? करने देते ना। अब वो रात को करें, दिन में करें, सुबह करें, शाम करें, इस चीज़ से क्या मतलब है? सरकार अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। आप सर के साथ कैसे देख रहे हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि ये अचानक कुछ नहीं हुआ है। इसमें पहले कई बार भी नोटिस दिए जा चुके थे कि ये अतिक्रमण है, इसको आप खाली करा दीजिएगा। उन लोगों ने उस पर कुछ टाइम भी मांगा, ठीक है, पहले टाइम भी दिया गया। जब लास्ट ये घटना हुई है उस दिन उनको कह दिया गया था। तो जो ये घटना हुई है ये सुनियोजित थी, ये प्लान कर चुके थे कि अगर बहुत टाइम हो गया, अब हम नहीं मान रहे हैं और ये सरकार अब बुलडोजर लेके आएगी तो हमें करना क्या। हर छत पे पत्थर पकड़े गए हैं, हर जगह आप ये समझिए कि पेट्रोल बम के हमले और ये सुनियोजित थी ये। तो आप इसे अभी सुनियोजित मानते हैं या आपके अलग? जो हुआ इस घटना में वो गलत हुआ। और भाई जिनके माले इधर से पथराव हुआ है, उधर से पथराव हुआ, तो गलत गलत हुआ। तो ठीक है, यहाँ आप कुछ लास्ट में कह रहे थे कि सरकार जो है फैसले करती है, सही निर्णय करती है। बहुत अच्छी बात है कि मस्जिद और मदरसे पे वो कार्रवाई कर रही थी, वो उसको वहाँ से अतिक्रमण से हटा रही थी। एक जजमेंट मतलब जज वाला काम कर रही थी ना, एक सही मतलब कि हम भाई सरकारी ज़मीन है उसको ले लो। भाई आप अच्छा कर रहे हो तो आप इस उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को भी न्याय दिला दो ना। वो कौन सा गलत चीज़ है न्याय दिलाना? उसकी हत्या हो गई, एक भाजपा का नेता का लड़का उसकी हत्या करता है, आप उस पर कब संज्ञान लेंगे? आप उस लड़की को कब न्याय दिलाएंगे? वो कब न्याय दिलाएंगे? ठीक है, खैर यहाँ पे हम सांसद के कामकाज को लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो दोषी है उसे जेल होनी चाहिए, कोर्ट का आदेश है ना इसमें। ठीक है, अभी उस पे जांच चल रही है। मस्जिद और मदरसे को हटाने के लिए बहुत जल्दी है, लेकिन उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए कोई चलिए ठीक है। सरकार को अभी हमने देखिए बातचीत की यहाँ पर जो कांग्रेस के यहाँ पर समर्थक हैं और जो बीजेपी के समर्थक हैं, इनसे यहाँ के जो सांसद है उसके कामकाज को लेकर तो कांग्रेस के समर्थकों ने कई कमियां गिनाई, तो बीजेपी के समर्थकों ने अपने सांसद की उपलब्धियां भी गिनवाई और कहा है कि जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती हैं वो बखूबी यहाँ पर सांसद पहुंचा रहे हैं। और दूसरा, यहाँ पर आम जनता ने कहा कि गाँव में थोड़ा सा विकास नहीं हो रहा है। और इसके अलावा हल्द्वानी हिंसा पर भी सभी ने कहा कि घटना जो है काफी दुर्भाग्यपूर्ण थी। ये जसपुर से उत्तराखंड तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।